सबसे पहले बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने 72वें वार्षिक सम्मेलन में अधिवेशन में मुझे भी आमंत्रित किया। ये प्रसन्नता की बात है कि बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने भी 72 साल पूरे कर लिए और बिहार में उद्यमियों का और व्यवसाय जगत से जुड़े लोगों का दो संगठन है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिसका 90 साल पूरा हुआ है और बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जिसका 72 साल पूरा हुआ है। दोनों संगठन आज़ादी के पूर्व से गठित हैं और धीरे धीरे प्रगति करते हुए आज अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए इस अवसर पर मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उनका मैं भाषण सुन रहा था तो मुझको लगा कि कहीं हम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के किसी फंक्शन में आए हैं, उनके वार्षिक अधिवेशन में आए हैं या उद्यमी पंचायत में आए थे। उद्यमी पंचायत का आयोजन तो हम करते हैं और ये आपका अधिवेशन है, इसमें आपने मुझको बुलाया है तो मैं अपनी शुभकामनाएं देने आपको आया। जहाँ तक उद्यमी पंचायत या उद्योग जगत से जुड़ी समस्याओं का प्रश्न है तो उसको उठाने के लिए फोरम उद्यमी पंचायत बरकरार रहेगा। किसी भी महीने जब 5वां सोमवार होगा तो उसमें उद्यमी पंचायत का आयोजन होता रहेगा, उसमें कोई व्यवधान नहीं आएगा। यह मैंने साफ तौर पर कहा ताकि उद्यमी और व्यवसायियों को अपनी समस्याओं को रखने का एक उपयुक्त अवसर हो। और उसमें तो जो परंपरा है उसमें आप पूर्व के प्रश्न जो उठाते हैं, अगर उसमें अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है सहमति बनने के बावजूद तो उस प्रश्न को भी आप प्रमुखता से उठा सकते हैं। और यहाँ उद्योग विभाग के प्रधान सचिव बैठे हुए हैं, इनको मैंने बता दिया है और आगे जब भी 5वां सोमवार, संभवतः अगले महीने ही 5वां सोमवार पड़ेगा, तो उसमें उद्यमी पंचायत का आयोजन होगा। और यहाँ सिद्धार्थ जी बैठे हुए हैं, मैं इनसे यही कहूँगा कि पूर्व के उद्यमी पंचायतों में जो प्रश्न उठाए गए और जिस पर मोटे तौर पर हम लोगों ने हामी भरी थी, उन चीज़ों पर आगे क्या कार्रवाई हुई इसका भी एक की गई कार्रवाई से उद्यमी पंचायत में लोगों को अवगत कराएंगे। अब नई उद्योग प्रोत्साहन नीति आई, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति आई है, तो उसके सिलसिले में जितने प्रश्न आएंगे या उससे संबंधित जो प्रश्न आएंगे और पूर्व के जो प्रश्न हैं, अगले उद्यमी पंचायत की बैठक में पुराने मुद्दों पर जो विभाग ने या विभाग के प्रस्ताव पर सरकार ने जो भी निर्णय किया हो उसके बारे में लोगों को पूरी जानकारी देंगे। जहाँ तक मुझे ध्यान में है, मैंने तो हमेशा लोगों की बात सुनकर उसमें जो ऐसी बात लगी जो व्यावहारिक हो और जो बिहार में उद्योग जगत को फायदा पहुंचाएगा, तो उस पर तो हमारा हमेशा सकारात्मक रवैया रहा। चाहे वो कोई भी मसला हो, अब उन सारे मसलों को दोहराने लगेंगे तो फिर बहुत वक्त लगेगा। और दो पॉलिसी इसके पूर्व लागू हो चुकी है, 2006 में, 2011 में। अब एक पॉलिसी 2016 में लागू हुई। पॉलिसी की कार्यावधि 5 वर्ष की और हमने कहा था कि सितंबर महीने से नई पॉलिसी लागू हो जाएगी। तो आपको ध्यान में होगा कि सितंबर महीने से लागू होगी। सिंगल विंडो क्लियरेंस का जो प्रावधान हम लोगों ने किया था 2006 में, वह उतना प्रभावी नहीं रहा, क्योंकि मुझे याद है कि उस समय जो कुछ भी आया था और तत्कालीन मुख्य सचिव ने मुझको यही बताया था कि सारे विभाग के सचिव, उस समय तो प्रधान सचिव नहीं कहलाते थे, कमिश्नर वगैरह कहलाते थे, तो उन सब लोगों के साथ उन्होंने जो बैठक की तो उनको कोई बहुत उम्मीद नहीं जगी थी। तो उन्होंने कहा था, तो मैंने चूंकि वो प्रारंभ का दौर था, तो मैंने कहा कि अभी जितनी सहमति बनती है वहाँ से शुरुआत कीजिए। वो शुरुआत हुई थी और मैं हमेशा देखा करता था कि जब कोई SIPB का क्लियर प्रोजेक्ट, कब किसी ने अपना प्रस्ताव रखा, कब उस पर SIPB की बैठक हुई और SIPB की बैठक के कितने दिनों के बाद
वो जो सक्षम प्राधिकार है उसके समक्ष स्वीकृति के लिए रखा गया तो मैं ये देखता था कि उसमें काफी गैप रहता था। और इस बात को लेकर जो भी उद्योग विभाग के अधिकारी रहे हैं उनको मैं हमेशा बताया करता था कि भाई सिंगल विंडो क्लियरेंस का मतलब है कि अगर कोई उद्यमी रुचि रखता है तो उसके प्रस्ताव पर हम तत्काल गौर करें और जो भी आपके नीतियों के अनुरूप है उसमें उसको सहायता दें। वैसे कोई क्लियरेंस की जरूरत किसी उद्योग को लगाने के लिए नहीं। हर आदमी स्वतंत्र है इस देश में अपना व्यवसाय करने के लिए, उद्यम लगाने के लिए, उन चीज़ों को छोड़कर जिसमें कई प्रकार की पाबंदियां होती, कई अनेक कानूनों के अंतर्गत, वरना लोगों को आज़ादी है अपना व्यवसाय करने के लिए। लेकिन SIPB में इसलिए लोग जाते हैं कि सरकार की वर्तमान नीतियों के अनुरूप उन्हें मदद मिल सके। चाहे वो जिस प्रकार की मदद हो, अलग अलग वक्त में अलग अलग तरह की मदद हुआ करती है। कभी कैपिटल सब्सिडी या अभी इंटरेस्ट सबवेंशन की बात है या अन्य प्रकार की बात है, या वैट का रिम्बर्समेंट हो। अब GST आने वाला, हम उम्मीद करते हैं कि GST अगले वित्तीय वर्ष से प्रारंभ हो, और हमने तो प्रारंभ से GST का समर्थन किया था। जब UPA के दौर में GST का प्रस्ताव आया था और तब बीजेपी के कई राज्य, बीजेपी के नेतृत्व में चलने वाली कई राज्य सरकारों ने उसका विरोध किया था। लेकिन यहाँ हमारी तो गठबंधन की सरकार थी, हमारी सरकार में बीजेपी भी शामिल थी, और प्रारंभ से ही हमने कहा कि नहीं, ये जो GST है वह उपयोगी है, इसमें सहायता करनी चाहिए और एक जगह से दूसरे जगह जाने में सहूलियत हो ट्रेडर्स को और अपने व्यवसाय करने में उनको सहूलियत हो, एक बाजार की तरह पूरा देश हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज भी आप देखिए कई प्रकार के, पहले तो चेक पोस्ट भी नहीं हुआ करते थे, हम लोगों ने कितने चेक पोस्ट बनाए, लेकिन क्या ये दावा किया जा सकता है कि सारे चेक पोस्ट पर वो सारे कार्य हो जाते हैं जिस मकसद के लिए चेक पोस्ट का गठन किया गया? क्या चेक पोस्ट के बारे में लोगों की शिकायतें नहीं रहती? तो ये सारी चीजें हैं, सब तरह से आप करने के बाद भी चेक पोस्ट से सब चीजों को चेक नहीं कर सकते। कहीं से माल बुकिंग हुई कहीं जाने के लिए और बीच में बिहार में रुक गया, तो कई प्रकार के हैं जो भी चीजें हैं यहाँ उपलब्ध होती हैं, लेकिन उसके ऊपर जो लगने वाला टैक्स है वो सरकार को नहीं प्राप्त हो पाता। तो GST में ट्रांसपेरेंसी की भी गुंजाइश दिख रही। यह एक बात कि ये जो कंज्यूमर स्टेट है उसके लिए फायदेमंद है, वह एक पहलू हो सकता है, वो पूरा पहलू नहीं। तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी आए, पारदर्शिता रहेगी। अगर कहीं से सामान लेकर चल रहे हैं और कहीं के लिए ले जा रहे हैं तो आपको वहीं जाना है, और यहाँ के लिए सामान की बुकिंग करके और यहाँ न बेच करके कहीं और जा रहे हैं, तो फिर जिस राज्य के लिए बुक है उस राज्य को फायदा होगा। तो ये कई ऐसी चीजें हैं जिसको देखने से ऐसा लगा शुरू से ही यह फायदेमंद होगा, और जो राजस्व की आय होती है वह अब जितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उतनी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने प्रारंभ से ही GST का समर्थन किया, ऐसा नहीं कि कोई खास वक्त पर आकर। तो कभी बीजेपी के शासित राज्य के लोग उसके विरोधी थे, तब भी हमने समर्थन किया। आज बीजेपी के हाथ में देश है तो दूसरे लोगों ने विरोध किया, तब भी हमने किया। आज तो कांग्रेस पार्टी मेरे महागठबंधन की सरकार है, तो उनकी तरफ से कुछ आपत्तियां दर्ज की गई, लेकिन हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा कि नहीं, GST होना चाहिए, और GST होना ही नहीं चाहिए। उसमें कई जो बातें की जा रही थी, कोई लिमिट हो जाना चाहिए, सीलिंग लग जाना चाहिए, हमने कहा यह भी संभव है। अब अगर किसी राज्य की विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, भयंकर आपदा आ जाए, और वैसी परिस्थिति में टैक्स की रकम बढ़ानी पड़े, तो वैसी स्थिति में फिर संविधान संशोधन के लिए लोग इंतजार करेंगे। तो कई ऐसी चीजें हैं जिसका हम लोगों ने प्रारंभ से एक स्टैंड लिया और आज तक कायम। अंतोगत्वा GST का से संबंधित संशोधन विधेयक पारित हुआ और बिहार ने इसको तत्काल इंडोर्स किया। हमने देखा कि आसाम पहला राज्य बना, तो मुझे तो मालूम नहीं है कि कैसे वहां पास हो गया, हम उनके चक्कर में पड़ना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ उनके कागजात जैसे ही आए, मैसेज जैसे ही मिला, वैसे हम लोगों ने पारित किया। अब संभव है वहां मैसेज सबसे पहले दे दिया गया, जब मैसेज आया है वहां से, तब से न्यूनतम समय में हम लोगों ने पारित किया। अब उससे कम समय में पारित कराना संभव नहीं, लेकिन फिर भी
अब जो कुछ भी हो, यह सब भी आप लोगों के रुचि का विषय है, जरा खोज करिएगा कि कैसे चला, कब चला वहां से प्रपोजल, और कब यहाँ पहुंचा और कब वो पारित हुआ। लेकिन खैर, क्योंकि एक ऐसा विषय है जिसमें सबकी सहमति है और सहमत होने वाले लोग समय के पहले ही हाथ उठा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क यही है कि हम नियम कानून मानते हैं और समय पर हाथ हमने उठाया, समय के पहले ही नहीं हाथ उठा दिया। तो उस दृष्टिकोण से पूरे नियमों का पालन करते हुए जो हम लोगों की समझ है, मैं नहीं जानता हूं किसी दूसरे राज्य के बारे में वहां के नियम क्या है और वहां नियमों का पालन किस प्रकार से हुआ, मैं उस चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहता। लेकिन बिहार ने तत्काल इसकी सूचना प्राप्त हुई और हम तो इंतजार कर रहे हैं। मैंने तो खुद भी फोन करके केंद्रीय वित्त मंत्री जी को कहा था कि भाई जल्दी से जल्दी भेजिए, क्योंकि जब तक यहाँ कम्युनिकेशन आएगा नहीं, और वो कम्युनिकेशन आएगा पार्लियामेंट के द्वारा, तो कम्युनिकेशन जैसे ही आएगा हम लोग एक्ट करेंगे। और हमारा जो सेशन था उसको हमने, वो साइनेड आई एडजॉर्न था, निश्चित काल के लिए स्थगित, 17 नहीं किया गया था जानबूझकर, इसलिए कि जब भी यह आ जाएगा तत्काल बैठक बुलाकर विधानसभा और विधान परिषद के हम लोग इसको पारित कराए। हम लोगों ने पारित किया। उम्मीद करते हैं, अब जीएसटी काउंसिल बना है, हमारे प्रतिनिधि भी जाते हैं, वहाँ अनेक विषय हैं जिस पर उनको तय करना है। मिनिमम क्या रेट होना चाहिए जिसके नीचे किसी को इसके टैक्स की परिधि में नहीं लाया जाए, फिर क्या लिमिट होना चाहिए जो सिर्फ राज्य के लोगों को टैक्स लेने का अधिकार रहे, क्योंकि जीएसटी के बाद अब तो सब पर केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार हो गया है। सर्विसेज टैक्स के लिए भी अब राज्य को अधिकार मिल गया है। तो इन चीजों पर बात हो रही है। और पहले जीएसटी के काउंसिल में जो सहमति बनी न्यूनतम 20 लाख की या 1.5 करोड़ रुपए का जिनका सालाना कारोबार है, उसके ऊपर वाले पर ही केंद्र सरकार भी टैक्स लगाए। अभी बहुत सारे मुद्दे तय होने कि टैक्स की वसूली कौन करेगा। अब जैसे जो सेंट्रल टैक्सेज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट वसूलती आ रही है, तो उसके लिए कानून बनना है, जीएसटी का कानून बनना है, इंटर स्टेट जीएसटी का कानून बनेगा, स्टेट जीएसटी का कानून बनेगा। अभी कई कदम उठाने हैं और अभी भी यह प्रश्न विचाराधीन है कि आखिरकार जो उद्यमी हैं, कोई व्यवसायी, उसको अब तो केंद्र और राज्य दोनों को टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन दोनों में से कोई एक ही टैक्स की वसूली करे। अब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स की वसूली करेगी, वो राज्यों के लिए भी जो टैक्स है उसकी वसूली करेगी, और वो पैसा केंद्र सरकार के खजाने में न जाकर संबंधित राज्य सरकार के खजाने में ट्रांसफर हो जाएगा। या इंटर स्टेट जो भी ट्रांजैक्शंस है उसके बारे में भी केंद्र सरकार वसूल करेगी। लेकिन किसी भी राज्य के अंदर जो उद्योग है या व्यवसाय है, उस पर जो लगने वाला टैक्स है, हम लोगों का इस मामले में बहुत स्पष्ट नजरिया है कि भाई राज्य में, किसी भी राज्य में, वहां के राज्य को वसूलने दीजिए और जो केंद्र का हिस्सा है केंद्र को ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अब ऐसे विषय है जो अभी तय होने बाकी। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, रोजगार करने वाले को, उद्यम करने वाले को, व्यवसाय करने वाले को एक तरफ स्टेट की एजेंसी उनके पास जाए, दूसरी तरफ सेंटर की एजेंसी जाए और दो एजेंसी के साथ उनको डील करना पड़े। तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए। हम लोग इसके पक्षधर हैं। अब इन विषयों पर आप लोगों ने कुछ नहीं कहा, इसलिए हमने आपका ध्यान आकृष्ट कर दिया कि आप लोग भी जरा अपना विचार अभिव्यक्त किया करिए ऐसे अवसरों पर कि आप क्या चाहते हैं। क्योंकि आप जो चाहिएगा, अगर आपको मंजूर है कि दिल्ली वाला भी वसूल करे, पटना वाला भी वसूल करे, तो हमको क्या दिक्कत है? हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका कोई व्यू नहीं है। हम समझ रहे थे कि जीएसटी पर भी कोई ना कोई व्यू आप लोग लेंगे, और यह बात हमने जब इन्होंने आदरणीय उपराष्ट्रपति जी को बुलाया था अपने 90 साल के वर्षगांठ पर आयोजन पर, उस समय भी हमने कहा। और नए इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी के बारे में तो वहीं हमने वो सारी बातें कर, और आज के युग में कोई बात छिपी हुई नहीं। उन बातों को हम कहें वो वक्त लगाने, क्योंकि उसके बाद तो आप बहुत तरह की बातें कर रहे हैं। तो इन बातों को उद्यमी पंचायत में रखिएगा, जिन बातों को भी आप समझते हैं कि यह है या इस पर गौर किया जाना चाहिए, रख सकते हैं। कोई पॉलिसी बन जाती है, इसका मतलब यह कतई नहीं है कि आज पॉलिसी बन गई और कल कोई बात आती है तो उस पर कोई गौर नहीं करेगा। ऐसा नहीं होता। पॉलिसी का मतलब वो पॉलिसी अपना लागू होती है 5 साल के लिए, लेकिन बीच में अगर कोई प्रस्ताव आता है और वो कोई मान लीजिए प्रासंगिक हो, व्यावहारिक हो, जरूरी हो, तो उन सब चीजों पर गौर होता है। इसलिए मैं खुले मन से यही कहूंगा, आज इसके बारे में कुछ कहने का कोई वक्त नहीं, क्योंकि आज का अवसर आपका वर्षगांठ का,
दोबारा अध्यक्ष चुने गए हैं, आपको भी बधाई है और बहुत अच्छे ढंग से इंडस्ट्री एसोसिएशन चलाइए और जो इंडस्ट्री में लगे हुए लोग हैं उनसे जो जुड़ी समस्याएं हैं उसको आप रखिए। और आप जानते हैं कि राज्य सरकार ने अपनी नई नीति में भी, नियमों में भी इस बात का प्रावधान किया है कि हम 2 ही एसोसिएशन को मानते हैं और वह एसोसिएशन है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और दूसरा है बिहार इंडस्ट्री। पहले भी SIPB में भी वो शामिल थे, आगे भी सब चीजों में आप रहिएगा। बीच बीच में कई लोग जो पहले इंडस्ट्री एसोसिएशन या चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रहे, इन दिनों बहुत सारे संगठन है राष्ट्रीय स्तर पर, अब वो भी अपना अपना उसको क्या बोलते हैं ब्रांच खोलने लगते हैं। ब्रांच नहीं, कुछ और कहते हैं चैप्टर। अच्छा भाई, किताब में चैप्टर होता था तो संगठन का भी चैप्टर होता था, तो चैप्टर लोग बना लेते हैं। हम इतने चैप्टर बना लेते हैं और एक एक चैप्टर तो ऐसा भी है कि दिल्ली वाला जो मूल है वो हमारे किसी बात का समर्थन करता और यहाँ वाला चैप्टर ठीक उसके खिलाफ होता है। यह भी हमको देख कर आश्चर्य। तो तरह तरह के संस्थाएं हैं, उनके अनेक चैप्टर्स हैं, उनके साथ इंटरेक्शन होना चाहिए, कोई शक नहीं, क्योंकि आखिरकार वो भी उद्यमी, लेकिन उनके साथ इंटरेक्शन सरकार का होना चाहिए थ्रू BIA या थ्रू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उनके थ्रू ये आप लोगों का काम, इंडस्ट्री एसोसिएशन कुछ लोगों को अपने साथ जोड़े कि भाई इस चैप्टर के लोग हैं, कुछ ये लोग जोड़ें, या दोनों मिलकर के कोई कोऑर्डिनेशन बना करके उन लोगों के साथ डील करिए। लेकिन हम तो जानते हैं 2 ही को राज्य, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और दूसरा है बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन, क्योंकि अनेक संगठनों के साथ डील करना संभव है। 2 संगठन है, आप बैठकर आपस में बातचीत करिए और जो भी व्यवसाय या उद्योग जगत की समस्याएं हैं उसको आप रखिए, तो इंटरेक्ट करने में सहूलियत होगी। इसलिए स्पष्ट रूप से 2 ही। अब नई पॉलिसी आ रही है नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए, तो उसके लिए जो स्टार्टअप पॉलिसी है, या हम लोगों ने 500 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड स्थापित किया, उसके लिए नीति बन गई। अब उसके लिए काफी कुछ सिडबी वगैरह के साथ MOU होना है। जब हम 500 करोड़ रुपया देंगे तो इसी तरह से जहां तक मुझे जानकारी मिली है अब तक की समीक्षा बैठकों के हिसाब से इतना ही पैसा ऊपर से भी वो लोग लगाएंगे, तो एक बड़ी राशि हो जाती है। जो नए उद्यमी हैं उनको हम सहायता कर सकते हैं आगे बढ़ाने की, और सबसे बड़ी जरूरत आज की तारीख में वही है। तो इस तरह से हर चीज को प्रमोट करना, बढ़ावा देना, और इन सब चीजों में जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके बीच में जो एक जोश है। मैं तो एक बार यंग एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन की बैठक में शामिल हुआ था और वहां उन लोगों की बात हमने सुनी। उसके बाद हमने अधिकारियों की कमेटी बनाई और बात होते होते यहाँ तक बात आई कि अब हम लोगों के लिए द्वारा अलग से वेंचर कैपिटल फंड का गठन किया गया। जब हमने चुनाव के पहले अपने 7 निश्चय की चर्चा की, जो बाद में महागठबंधन का चुनाव के पूर्व साझा कार्यक्रम का अंग बना, और अब तो राज्य सरकार का वो 7 निश्चय सुशासन के कार्यक्रम का अंग है और उसी के अनुरूप आगे की कार्रवाई हो रही है। लेकिन जब उस समय मेरे सामने प्रस्ताव आया कि 100 करोड़ 200 करोड़, हमने कहा इससे क्या होगा, कम से कम 500 करोड़ का रुपए का रखना चाहिए। बहुत लोग उस समय कह रहे थे कि भाई इतना बड़ा तो वेंचर कैपिटल फंड किसी ने बनाया ही नहीं। हमने कहा नहीं बनाया तो हम भी लोग बनाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ युवा की संख्या ज्यादा है और हर प्रकार के युवा, हम उनमें जो देखते हैं क्षमता, जो देखते हैं उल्लास, जो देखते हैं जोश, तो उसको देखते हुए उसको बढ़ावा देना। तो हर प्रकार से, और अब मेरे प्रधान सचिव उद्योग जा रहे हैं मुंबई भी, और मुंबई में बैठ करके संबद्ध लोगों के साथ चर्चा भी करेंगे और जो भी सिडबी के साथ जो करना होगा MOU करेंगे, और फिर जो एंटरप्रेन्योर्स अप्लाई करेंगे उन एंटरप्रेन्योर्स के बीच से जो सिलेक्शन होगा और उसको देंगे। क्योंकि देखिए अपने यहाँ किसी चीज को सिलेक्ट करने की प्रक्रिया दुरुस्त होनी चाहिए, कोई ना कोई प्रक्रिया बननी चाहिए और उस प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। ये तो अपना बिहार प्रक्रियाओं का प्रदेश है, अगर प्रक्रिया में त्रुटि हुई तो तुरंत घोटाला का नाम उसको मिल जाता है। इसलिए प्रक्रिया बनाइए और प्रक्रिया को बिल्कुल शब्दशः और भावशः पालन करें। तो इसके लिए वो पूरी तैयारी चल रही है, और जो बॉडी होगी जो एंटरप्रेन्योर का सिलेक्शन करेगी, सहयोग देने के लिए, उनको सहायता देने के लिए, और उनको वो सहायता दी जाएगी, और यह पूरी की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए।
इतनी पारदर्शिता इसमें होनी चाहिए कि कोई देख सके कि अगर हमारा केस कंसीडर नहीं हुआ तो उसका क्या था। तो इसलिए उसके विस्तार में जाकर ये लोग चर्चा कर रहे हैं, सारी पॉलिसी बन गई है, उसको भी हम करेंगे। हम अपने 7 निश्चय के हर कार्यक्रम को लागू करने पर तुले, उसके लिए हमने पूरी तैयारी की। और इतना मेहनत, तो जब हम पहली बार 2005 के नवंबर में आए थे और उस समय से जो 3-4 महीना लगातार किसी भी चीज को स्ट्रीमलाइन करने के लिए जो समय और ऊर्जा हमने लगाया, इस बार 7 निश्चय के चलते हमने उससे भी ज्यादा समय लगाया। एक एक चीज की बारीकी में गए, और जब मिशन मोड में जा रहे थे तो एक से एक विशेषज्ञ लोग तरह तरह की बात करने लगे। साथ बैठने वाले एक्सपर्ट भी, लोगों को कुछ शंकाएं होने लगी कि भाई मिशन मोड में इतना चीज कैसे लागू होगा। तो हमने कहा भाई गवर्नेंस के ये प्रयोग और हम करेंगे, और विभागों को ही दायित्व दे रहे हैं, लेकिन विभाग के पास अभी की जो क्षमता है उनमें तकनीकी लोगों की और विशेषज्ञों की कमी। तो ये मिशन मोड में हम इसको लागू करना चाहते हैं, तो मिशन का दायित्व होगा। हम सारे पॉलिसी को फ्रेम करेंगे सरकार के द्वारा, योजनाएं और स्कीम का सूत्रण विभाग करेगा, सरकार का अप्रूवल होगा कैबिनेट का, और उसको क्रियान्वित करने में उनको जो सहयोग चाहिए, विशेषज्ञ सहयोग चाहिए, वह यह प्रोवाइड करेगा। और एक चैनल से चारों तरफ, वरना आजकल क्या होता है, हर विभाग को अधिकार दे दिए तो अलग अलग तरीके से लोग अपने अपने लोगों के लिए चयन करते हैं, उसमें कई तरह की कठिनाइयां आती। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए काम किया, और लोग अब उनकी सहायता करेंगे ताकि उसका क्रियान्वयन तेजी से हो और ठीक ढंग से हो। एक एक चीज पर गंभीर मंथन हुआ। अब कल 27 तारीख है, हर घर नल का जल और स्वच्छता से संबंधित, शौचालय से संबंधित योजना का शुभारंभ उपलब्ध हो जाएगा। 2 अक्टूबर को बापू के जन्मदिन के अवसर पर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की, जो हमारा 7 निश्चय का पहला निश्चय है, जिसमें हम लोगों ने युवाओं के लिए 5 चीजें रखी। हमारे यहाँ ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इतना कम है, मात्र 13% है, और आज आप देख रहे हैं कि सब जगह यह चिंता का विषय है। तो हम विकास कैसे करेंगे जब तक लोग आगे नहीं पढ़ेंगे। तो आज 12वीं कक्षा के बाद पढ़ने वाले लोगों का प्रतिशत बहुत कम है, 13% है बिहार में, जबकि हमारे यहाँ युवा शक्ति इतनी बड़ी है। तो उनको हम पढ़ाएं, उनको हम सक्षम बनाएं। क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हमारा 30, 35, 40 तक पहुंचे, यह हम लोगों की सोच है। और इसी के लिए, और आखिर क्या कारण, घर की गरीबी के कारण वो आगे की पढ़ाई नहीं पढ़ पाते। तो आगे की पढ़ाई जब नहीं पढ़ेंगे तो फिर वो कैसे अपना जीवन भी बेहतर कैसे कर सकते, अपने परिवार की भी आमदनी कैसे बढ़ा सकते। तो पहले एजुकेशन बहुत जरूरी, शिक्षा। तो 12वीं के आगे उच्च शिक्षा के लिए हमने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम शुरू की। और मैं आपको बता देता हूं कि मैं चुनाव के पूर्व जितनी मीटिंगों में गया, लगभग 215 मीटिंग, जहां तक किया गया 218 मीटिंग, और यह एक योजना का जिक्र, मैंने कई योजनाओं का जिक्र किया, मैं करता रहा हूं। तो हमने ये महसूस किया कि हम जब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की चर्चा करते थे और गरीबी के कारण माँ बाप अपने बच्चों को आगे नहीं पढ़ा पाते, और पृष्ठभूमि में यह बताते थे कि 5वीं कक्षा के बाद तो लड़कियां बहुत कम स्कूल जाती, पोशाक योजना के चलते मिडिल स्कूल में गई, और साइकिल योजना के चलते मैट्रिक और +2 तक पढ़ने लगी। तो उसी प्रकार से +2 के बाद इसलिए नहीं पढ़ रही है कि घर में गरीबी है, माँ बाप भेज नहीं पाते। तो वैसे बच्चों को बिना अपने माँ बाप पर बोझ डाले आगे पढ़ने के लिए 4 लाख रुपए तक की सीमा का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराएंगे। यह एक विषय था। अपवाद के बिना 218 सभाओं में लोगों ने जमकर ताली बजाई, और हम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बोलते हैं, उनका कोई हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं करते थे। ये भ्रम है लोगों। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हर युवा समझ रहा। आज जब लागू हो रहा तो लोग तरह तरह की बात करते हैं, क्यों, कहां दिमाग घूमता रहता है लोगों का कि कुछ भी हम करें उसके उल्टा बोलना ही है। लेकिन मैं तो, मेरा अपना तजुर्बा है कि 218 मीटिंग में, चाहे वो ठेठ देहात में हो रहा हो या मान लीजिए शहरों के करीब हो रहा हो, लेकिन हर जगह लोगों ने
इसका जबरदस्त स्वागत किया, अपलॉड किया और आज उसको लागू करने जा रहे हैं। बैंकों के साथ कितनी बार बात, और शायद इस देश में पहली योजना है बैंक के साथ कि हम सिर्फ 100% की गारंटी उनको नहीं दे रहे, हम सूद की भी गारंटी दे रहे हैं। 160% की गारंटी राज्य सरकार दे रही है और उसके बाद इस योजना को लॉन्च किया जाता। और मैंने एक ही बात कहा था कि हमारे युवाओं को बैंक का चक्कर न लगाना, नहीं तो पता चले कि सब पैसा हम देंगे और वहां कागज रोक लिया, 10 दिन उसको टहलाया कि कुछ दे दो तब करें। ये नहीं, ये संभव नहीं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आएगा, सारी चीजें होंगी, जो उनको चाहिए वो फॉर्म भरेगा, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन सेंटर। और आप सोच लीजिए, बहुत लोगों को भ्रम लगता है कि काम ही नहीं हो रहा शराबबंदी के अलावा। शराबबंदी का तो काम हो ही रहा, हम तुम्हें भावेंगे। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन सेंटर प्रत्येक जिले में बन गया और उसके लिए जो कुछ भी बैक एंड के लिए जो सारा काम करना है उसका सॉफ्टवेयर डेवलप करके उसका भी टेस्ट चलता है। और जब हम 2 अक्टूबर से लॉन्च करेंगे तो व्यावहारिक रूप से लॉन्च होने वाला, लोग ऑनलाइन पिटीशन देना शुरू करेंगे। आप देखिएगा कौन कौन सा काम हो रहा है, कुछ तो हुआ नहीं है तो जानकारी तो है नहीं। बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग बने रहते हैं, हमारे बिहार में कुछ बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ, कई ऐसे विशेषज्ञ जिनको इन चीजों के बारे में तो कोई आइडिया है नहीं, लेकिन विशेषज्ञ बन करके वो कमेंट जरूर देते। तो खैर कमेंट देना लोकतंत्र में अधिकार है, दीजिए, लेकिन मेरा भी फर्ज है कि हम एक्सप्लेन करें ताकि अनावश्यक किसी भी प्रकार का भ्रम न रहे। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की स्कीम शुरू, स्वयं सहायता भत्ता की स्कीम शुरू, और आज आप बताइए हमारे यूथ की क्या समस्या है। अंग्रेजी नहीं बोल पाते तो उसके चलते मन में एक कॉम्प्लेक्स का भाव। हम भाई हिंदी के हिमायती हैं, अंग्रेजी के विरोधी नहीं है, लेकिन हम हिंदी के हिमायती हैं। देश वही आगे बढ़ता है जो अपनी भाषा के जरिए बढ़ता है, इसमें कोई शक नहीं। तो उसमें बिना कोई कॉम्प्रोमाइज किए हुए अगर आज के व्यवसाय जगत में थोड़ा बहुत अंग्रेजी बोल देने से उसका रेट बढ़ जाए, अगर एम्प्लॉयमेंट का उसकी गुंजाइश बढ़ जाए, तो हम अपने बच्चों को क्यों नहीं सिखा देंगे? ये कौन बड़ी बात है अंग्रेजी बोलना, ये तो कोई चीज ही नहीं है। तो ये भाषा, ये मेरी संवाद कौशल, अंग्रेजी हिंदी दोनों में काम चलाऊ ठीक से बोल पाए, कम्युनिकेट कर पाए, संवाद कौशल, और दूसरा सॉफ्ट स्किल। आज बगैर कंप्यूटर के बुनियादी ज्ञान के आप अज्ञानी हैं। अब साक्षरता का मतलब सिर्फ क ख ग घ और एबीसी जानने से नहीं, अब तो लिटरेसी का मतलब हो गया कंप्यूटर लिटरेसी। तो उसमें सबको लिटरेट बना देना, इसके लिए हर प्रखंड में, और इसका नाम दिया गया है कुशल युवा, हर एक प्रखंड में इसका सेंटर। तो सारी तैयारी चल रही, लोगों को तो पता है कि कितनी तैयारी चल रही है। 2 अक्टूबर को लॉन्च होने वाला है। इस जिलों के अलावे मुफ्त वाईफाई, सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मुफ्त वाईफाई की सुविधा अगले साल के प्रारंभ तक, महीने 2 महीने के अंदर मिल जाएगी, ऐसा मुझको आईटी डिपार्टमेंट ने आश्वस्त किया। और उसके बाद ये स्टार्टअप पॉलिसी, 5 चीजें हमने 7 निश्चय के पहले निश्चय के 5 खंड थे, और बताइए 5 खंड को अमली जामा पहुंचाने जा रहे हैं। हर घर में बिजली का कनेक्शन देना है। तो हमने कहा ये कागज से काम नहीं चलेगा कि कहीं यहां से डेटा कलेक्ट कर दीजिए, कहीं वहीं डेटा से कलेक्ट कर दीजिए। एक्चुअल घर घर सर्वेक्षण कीजिए, कितने घर हैं, किस घर में पहले से बिजली का कनेक्शन है और किस घर में नहीं। ये एक्यूरेट डेटा कलेक्शन के लिए हमने लगाया। 60% काम पूरा हुआ, बीच में बाढ़ आ गई तो उसके चलते व्यवधान हुआ। जल्दी से जल्दी उस काम को पूरा करेंगे और उसको भी लॉन्च करेंगे। एक निश्चय तो शुरू में ही लागू कर दिया, महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 35% का आरक्षण लागू हो गया। तो 7 निश्चय में तो एक निश्चय लागू हो चुका है, लेकिन लोगों की समझ के लिए और बोलचाल के लिए 7 निश्चय का प्रयोग होता है, क्योंकि यह लोगों के बीच में यह चर्चित विषय हो चुका है और लोग जान गए। तो इस तरह से एक एक चीज पर काम हो रहा है। और यही नहीं, पिछले साल जब कानून बनाए, लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून, बिहार पहला राज्य है जिसमें लोगों को अपने ग्रीवांस के रिट्रेसल का कानूनी अधिकार दिया गया।
2011 में हमने बनाया था लोक सेवा अधिकार कानून, यानी सर्टिफिकेट लेना है अब बिना कुछ डाउन किए मिलता था। तो बिहार लोक सेवा कानून बनाया और ध्यान रहे 14 करोड़ से ज्यादा एप्लीकेंट्स ने लाभ उठाया इसका 5 वर्ष में। उसी तरह से लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून, उसका भी सेंटर बन गया। अधिकारी आप अप्लाई करिएगा, आपको डेट मिलेगा, उस डेट पर संबद्ध अधिकारी को भी बुलाया जाएगा और बात करके आपका मामला सेटल किया जाएगा। नीचे से ऊपर अपील तक की व्यवस्था। जो इस काम में कोताही बरतेंगे उस पर विभागीय कार्रवाई का भी इंतजाम, फाइन का भी प्रबंध। ये काम हो रहा है, वो हर क्षेत्र का काम हो रहा है। उसके अलावा एक बड़ा भारी सामाजिक काम भी हो रहा है, शराबबंदी। बड़ा खुशी हुई आपने कह दिया। आजकल तो हम देख रहे हैं कि कुछ जो संपन्न लोग और कुछ पढ़े लिखे लोग का एक हिस्सा, सब नहीं, उसका एक मामूली सा छोटा सा हिस्सा आहत, और वो तरह तरह की बात करता है, आक्षेप लगाता। कोई तो कहता था सर आदमी था, इसका दिमाग कहाँ खराब हो गया भाई, शराबबंदी कैसे लागू। कई तरह के लोग बात करते हैं, लेकिन इसके बारे में जानकारी लेना हो तो गरीबों के घर पे चले जाइए। मैं मानता हूं जो संपन्न है, पढ़े लिखे हैं, उसके गुण अवगुण दोनों से परिचित, दोनों से परिचित। वो सोच सकते हैं उनका लीवर फेल करेगा तो इलाज करा लेंगे, किडनी फेल करेगा तो इलाज करा लेंगे, हार्ट की समस्या आएगी इलाज कराएंगे। यहां से लेकर के दिल्ली मुंबई सब जगह जा सकते हैं। लेकिन आप कल्पना करिए गरीबों का क्या हाल था। 200 रुपया कमाता था, 150 रुपया शराब में कमाता था। आज जाइए, उससे जो परिवर्तन आया उसको देखिए। वो तो कहते हैं 5000 करोड़ का नुकसान हुआ राजस्व का। मैं इसको नुकसान मानता ही नहीं हूं, इसको मैं कोई नुकसान नहीं मानता हूं, क्योंकि लोगों का 10,000 करोड़ रुपया बच गया। अब 10,000 करोड़ रुपया बचा तो खर्च करेगा ना, तो अच्छे काम में न खर्च करेगा। कुछ घर के लिए सामान ही न खरीदेगा, सामान खरीदेगा तो आपका तो व्यवसाय ही नहीं बढ़ेगा। अब बताइए, घर में कुछ नहीं रहता था, कचरा का ढेर रहता था। अब लोग सोने के लिए खरीदने लगा, साथ ये चौकी, खाना बनाने के लिए अब बर्तन खरीदने लगा। कई तरह की प्रवृत्ति आई है, कपड़ा खरीदने लगे लोग ठीक से। तो पैसा तो खर्च करेगा और अच्छे काम में खर्च करेगा। बुरे काम में जो खर्च करते थे उसके बजाय अब अच्छे काम में खर्च करेंगे। अच्छे काम में खर्च करेंगे, बाजार का विस्तार होगा। जितना हमारी इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी से बाजार का विस्तार नहीं हुआ, उससे कई गुना विस्तार शराबबंदी के कारण हो जाएगा। इसको आप देख लीजिएगा, कुछ ही साल में उसका आपको दृश्य दिखाई पड़ेगा। तो ये सब हो रहा है तो आप ही के लिए ना हो रहा है। अगर शराबबंदी का आपने समर्थन किया, बड़ी खुशी। कभी कभी नहीं तो देखते हैं कि जो एलिट सेक्शन है वहां पर तो जरा हमारा छवि हल्का फुल्का विलियन टाइप का हो गया। लेकिन हम विलियन है नहीं। स्वामी विवेकानंद जी का जो कथन है, जो हमने गायत्री परिवार के लोगों ने मुझको बुलाया उसकी युवा शाखा ने, तो स्वामी विवेकानंद जी का जो कथन था उनके दीवार पर टंगा हुआ। हमने कहा पढ़िए इसको, बड़ा काम करिएगा तो पहले मजाक उड़ाया जाएगा, इसका उसका विरोध किया जाएगा, फिर सब लोग साथ आ जाएंगे। तो हम तो धैर्य वाले व्यक्ति, मजाक भी झेल लिया, विरोध भी झेलेंगे, हमको मालूम है सब साथ देंगे। आज लोगों को एहसास नहीं है कि कितना बड़ा सामाजिक बदलाव का काम हो रहा है। आप बताइए, कोई हीनियस क्राइम कमिट करता है तो उसमें दारू जिम्मेवार था या नहीं? कभी विश्लेषण किया है दारू पीने से कितना क्राइम होता? एक विश्लेषण हुआ जिसका उदाहरण हम बराबर देते थे। जेल के अंदर सजा प्राप्त लोग और जेल के अंदर जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं उनके बीच में अध्ययन किया। कोई हमारे यहाँ के किसी अधिकारी ने नहीं, दूसरे राज्य के एक अधिकारी ने अध्ययन किया और पाया कि बताइए साहब, उनके हिसाब से लगभग 30% ऐसे लोग जो शराब के नशे में उन्होंने क्राइम किया और आज सजा पाया। और लोगों को पता नहीं चलता है किस तरह से इसका प्रभाव पड़ रहा है समाज में। तो समाज बेहतरी की ओर जा रहा है, एक परिवर्तन आ रहा है, और जो आज कई तरह की प्रगति हो रही है उसका लाभ अब उठाएगा गरीब तबका का लोग। तो इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। और देखिए, कोई जीएसडीपी ग्रोथ के चलते या जीडीपी ग्रोथ के चलते विकास सिर्फ नहीं होता, या वह विकास का कोई पैमाना अकेला नहीं है। ठीक है,
एक दुनिया भर में इसकी चर्चा होती है, वो भी एक आधार मान लिया जाता है, लेकिन मैं मानता हूं कि वह कोई एक जिसको कहिए कि वही सब कुछ है, ऐसा नहीं। जीएसडीपी बहुत कारण से जीडीपी का ग्रोथ हो सकता है, कुछ लोगों की संपत्ति बढ़ गई तो जीडीपी का ग्रोथ हो गया। और आज भी आप देखिएगा जो जीडीपी का ग्रोथ है उसमें कंट्रीब्यूटर कितने हैं, लेकिन अगर गरीब की आर्थिक स्थिति जब तक बेहतर नहीं होगी और वो उनको विकास का लाभ जब तक नहीं मिलेगा, तब तक सही मायने में जीएसडीपी का ग्रोथ टिकाऊ नहीं होगा। आज क्या कारण है कि कभी हमारा ग्रोथ रेट देश का ऊपर जाता है, कभी नीचे लुढ़क जाता है? उसका एकमात्र कारण है कि हमारे देश का जो विकास दर है वह निर्भर है चंद विकसित राज्यों के ऊपर। चंद विकसित राज्यों के ऊपर, बिहार जैसे राज्य के ऊपर विकसित नहीं। हम जो विशेष राज्य के दर्जा की मांग करते रहे हैं और आप लोगों ने भी उसका समर्थन किया, जरा इसमें जुबान कम मत करिएगा, हमेशा करते रहिए, बोलते रहना चाहिए। आज न कर उसका परिणाम आएगा, किसी न किसी रूप में परिणाम आएगा। लेकिन जो ये विकास दर है, आखिरकार हमारी आबादी, पूरे देश की जितनी आबादी है उसका 8.2%, 8.3%, लेकिन हमारा देश के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है? पहले तो और कम था, बढ़कर 3.1 के करीब हुआ। आप बताइए हम क्यों नहीं 8.3 कंट्रीब्यूट करेंगे? और 8.3 हम कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे? स्टेट के इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी से। इसके लिए तो हमको सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए। ये बिहार तो भोग ही रहा है। एक जमाने में जब यहां सब कुछ था, मिनरल्स थे, बिहार झारखंड एक था, तो यहां लोग उद्योग लगाते। ये जो भाड़ा समानीकरण नीति, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी के कारण यहां का उठकर गया और रेलवे फेयर में उनको सब्सिडी दी गई। परिणाम स्वरूप दूसरे जगहों पर उद्योग लगे। और जब कहीं उद्योग लग गया, कहीं व्यापार विकसित हो गया, तो जो लोग भी उस क्षेत्र में व्यापार करना चाहते हैं वहीं जाते हैं। आप सिंपल उदाहरण है, चल करके देख लीजिए, शादी का कार्ड पटना में कहां छपता है सब जगह, क्योंकि वहीं पर पहले से छपता था। अब जो भी उसमें नया आदमी जाता वो भी दरियापुर में जगह खोजता। उसी तरह से लोग कानून और व्यवस्था की बात करते हैं। अरे भाई, जहां तो अंडरवर्ल्ड है वहां सबसे अधिक लगता है उद्योग। क्या बात, पूरी कहानी सुनते हैं, फिल्में बनती है अंडरवर्ल्ड डॉन्स पर, और जहां वो निवास करते हैं वहीं सबसे ज्यादा कैसे पूंजी लग रही? इसलिए कि अट्रैक्शन वही है, वहीं पहले से पूंजी लगी हुई है, तो और लोग भी वही पूंजी लगाते हैं। डॉन को जो झेलना पड़ता है उसको न्यूट्रलाइज करते हुए देखते हैं लाभ। मेरे डॉन का हिस्सा काट भी दीजिए तो भी लाभ है। अगली 10 तरह की बात करेंगे तो कोई डॉन टाइप का है नहीं। और कभी दिखेगा भी डॉन वाला तो अंदर जाएगा, बाहर नहीं रहेगा। इतना हम आपको आश्वस्त करेंगे। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि जब किसी भी चीज का केंद्र कहीं विकसित होता है तो जो लोग भी उस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, पूंजी लगाना चाहते हैं, उसी जगह की ओर आकर्षित। और उसके चलते तो जब तक हमारा सेंटर का सपोर्ट नहीं मिलेगा पूरे तौर पर, और अगर सेंटर की इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी नहीं होगी कि हमको पूरे देश का विकास करना। आज अगर 5 राज्य विकसित हो गए तो बाकी राज्यों के विकास को गति देने के लिए कौन सी पॉलिसी होनी चाहिए? आखिरकार आज हमारा ग्रोथ रेट डबल डिजिट में वर्षों से चल रहा है, लेकिन इसके चलते कोई हम नेशनल एवरेज पर पहुंच जाएंगे तुरंत, ये संभव नहीं है। नेशनल एवरेज पर भी पहुंचने में हमें 25 साल लग जाए। तो पूरी की पीढ़ी, 2 पीढ़ी, तो जो युवा पीढ़ी है उसका तो भविष्य रह गया लटक कर अधर में। तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि अगर कोई राज्य अच्छा कर रहा है और वहां के अनुरूप जो जरूरतें, वहां जो बेहतरीन संभावनाएं जिन क्षेत्रों में, उसको चिन्हित करके उस दिशा में सहयोग मिलना चाहिए। पॉलिसी जब तक यह नहीं होगी सेंटर की, एक पूरे देश के लिए इस तरह की पॉलिसी नहीं होगी, इंक्लूसिव पॉलिसी नहीं होगी, समावेशी नीति नहीं होगी, तब तक मैं नहीं समझता हूं कि देश का सर्वांगीण विकास संभव है। हाँ, देश के कुछ इलाकों का विकास हो सकता है, हम विकास के कुछ द्वीप बना सकते हैं, लेकिन संपूर्ण देश विकसित नहीं होगा। चंद लोगों के हाथ में अरबों और खरबों की संपत्ति आ जाए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो गांव का गरीब है या कस्बों में रहने वाला, झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति है,
वो झोपड़ी से निकलकर वह भी पक्के मकान में रहने लगेगा या उनकी भी आर्थिक स्थिति में, तो इसके लिए तो जरूरत इस बात की। तो जब इंडस्ट्रीज एसोसिएशन चलाते हैं तो इन बातों पर भी गौर कीजिए और नियमित रूप से। सिर्फ स्टेट नहीं, स्टेट तो आपका है, इसमें क्या है, इसमें तो बैठ करके पंचायत में भी बहुत चीजें सेटल होंगी। कुछ चीजें हम मानेंगे, कुछ चीजें मानने की मैंने नहीं मान पाएंगे, आप कहते रहिएगा, लेकिन ये आपसी चीजें, इसमें कोई द्वंद्व नहीं है। लेकिन सबको मिलकर तो अपनी आवाज इतनी बुलंद करनी चाहिए कि साहब केंद्र के लोग भी इस बात को सोचें, जो भी केंद्र में रहे। मैं किसी एक दल या दल विशेष की बात में नहीं करता, जो भी केंद्र में रहे वो सोचे बिहार जैसे पिछड़े राज्यों के विकास के लिए नई नीति बनाए और उस हिसाब से वहां के लिए आप टैक्स का हो या और कोई मसला हो उसके बारे में नीतियां बनाए, तो वह आवश्यक है। और मैं समझता हूं कि आप सब एंटरप्रेन्योर्स की जमात हैं, तो मिलकर इस दिशा में काम करिएगा। और हमने तो भाई जो लोग विपरीत परिस्थितियों में भी टिके रहे उनको तो मैंने शॉल, चादर और अंग वस्त्र और माला से सम्मानित भी किया। हम तो सब चीज को प्रमोट करते रहे, आगे भी प्रमोट करते रहे। और 5वां सोमवार को उद्यमी पंचायत लगता रहेगा, इसकी चिंता मत। बहुत लोगों को लगता होगा कि हम लोगों का इस विषय पर ध्यान नहीं है, मेरा हर विषय पर ध्यान है, लेकिन आप जानते हैं कि राजकोष की अपनी सीमाएं, यह आपको सोचना पड़ेगा। और राजकोष की सीमाएं हैं तो अपनी प्राथमिकता भी बताइए। इतना बड़ा आ गया आपदा, अब इसमें कोई हम लोगों का कसूर है? हमने फरक्का बराज की बात 9 साल से कही और आप देख रहे हैं कि अब विशेषज्ञ लोग उसके पक्ष में कितना बोल रहे हैं। जो सिल्ट डिपॉजिट हो रहा है, गंगा की गहराई घटती चली जा रही है, जल अधिग्रहण क्षमता, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी घट गई, तो इस तरह से आ गया। कोई कारण नहीं है, बताइए। हजारों करोड़ रुपया तो रिलीफ से लेकर पुनर्वास में लगेगा। तो राजकोष पर कई चीजें तो पहले से निर्धारित हैं कि यह उसके ऊपर जिम्मेवारी है, लेकिन कई चीजें हैं जिसके बारे में अता पता नहीं, वह बोझा। इसलिए जनता का मैंडेट है और राजकोष के हम लोग ट्रस्टी हैं, हम उसके मालिक मुख्तार नहीं, हम तो ट्रस्टी हैं। गांधी जी ने कहा कि भाई देखो, लोकतंत्र में जो चुनी हुई सरकार वो ट्रस्टी है, हम तो ट्रस्टी के रूप में काम करेंगे, सुनेंगे सबकी, कोशिश करेंगे कि सब क्षेत्र में जो कुछ भी हम जितनी सहायता कर सकते हैं करें। लेकिन सबसे बड़ी बात है उस समय की परिस्थिति के अनुरूप राजकोष की जो सीमाएं हैं उसको देखते हुए हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो मैं पूरा विश्वास करता हूं कि आप सबके उद्यम से बिहार में उद्यमशीलता बढ़ेगी और हमारी नई पीढ़ी में जो उद्यमशीलता है, हम लोगों से कभी मिले हैं, कई लोगों से और मिलते रहे हैं, तो हमने देखा है इनमें तो बड़ा दम है और बिहारियों में तो दम है। लोग बाहर जाकर कितना कुछ कर रहे हैं, अगर यहाँ सब कुछ करने लगे तो मैं तो समझता हूँ कि बिहार और आगे तरक्की कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि इस मंच से आपको इन सारे विषयों पर सिर्फ आपके एसोसिएशन के जितने मेंबरान हैं उनकी बात को ही नहीं, उनकी बात को तो उठाना ही है, नहीं तो आपको अगली बार कैसे सुनेंगे, तो पड़ेगा। अब देखिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऑफिस आज ही बैठे हुए, ये बीच बीच में आ ही जाते हैं। तो आखिरकार जो सवाल को नहीं उठाएगा अपने समुदाय का, तो उसको समझ लीजिए उसकी एक्सेप्टेबिलिटी उतनी नहीं होगी, उसकी स्वीकार्यता नहीं होगी। इसलिए सवाल को तो उठाना ही, लेकिन आप अपना काम करते हुए जिन मुद्दों का मैंने उल्लेख किया उन मुद्दों के बारे में भी एक स्पष्ट नजरिया लोगों का विकसित हो, उस दिशा में भी आप जरूर काम करते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ फिर आप सबको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और आगे बढ़ेगा और बिहार में उद्योग और आगे बढ़ेगा ताकि रोजगार की और ज्यादा संभावना पैदा हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।